वेलकम टू डेली फैक्ट करंट अफेयर क्लास। और आज हम बात करेंगे अबाउट मई मंथ के जो 11 मई से लेकर 20 मई के करंट अफेयर है उनको हम कवर करेंगे। हमारे जो सोर्सेज है वो न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट साइट्स ही हैं, सिर्फ दो सोर्सेज को ही जो है हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। और करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो फर्स्ट जो वीडियो है यानी कि 1 मई से लेकर 10 मई तक वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव को अगर आपको अच्छा लगता है, प्लस साथ में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो हमारा ये इनिशिएटिव जो है पहुँच सके। टू द पॉइंट हमारा फोकस है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट उसको जो है वो एक्सप्लेन करना है, यही हमारा टारगेट है ताकि हमारा टाइम भी बचे और हम एक स्मार्ट जो है वो स्मार्ट वे जो है वो फॉलो कर सकें। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के साथ। तो पहली न्यूज़ है कि चाइना ने क्या किया है, रिटेन किया है टॉप स्पॉट किसमें, हमारे इंपोर्ट पार्टनर में। यानी कि 2023-24 के लिए चाइना जो है वो इंपोर्ट पार्टनर जो है वो उसमें जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। पहले यहाँ पर यूएसए था, अभी यहाँ पर जो है वो चाइना है 2023-24 के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है क्योंकि यूएसए और चाइना दोनों में से कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो याद रखना चाइना जो है वो इंपोर्ट पार्टनर में जो है वो भी टॉप पर पहुंच गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, 15 मई को ये सेलिब्रेट करते हैं और इसकी जो थीम है वो है फैमिलीज़ एंड क्लाइमेट चेंज। थीम्स और डेज़ पर क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ASBC एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। ये कहाँ पर हुई? अस्ताना में, कजाकिस्तान में ये हुई, अस्ताना में। और इंडिया ने जो है वो यहाँ पे 43 यानी कि 43 मेडल्स जो है वो यहाँ पर इंडिया ने जो जीते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पर जो है वो हर बार जो है वो क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम इन्हें जो है वो डिटेल में और बहुत अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम मैप बेस्ड चलें, मैप बेस्ड पढ़ना इनके लिए इनको सही रहता है। तो ऊपर हो गया कजाकिस्तान, देन उसके बाद नीचे उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर यहाँ पे किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, कहीं ना कहीं ये पहले ये यूएसएसआर का पार्ट होती थी और यूएसएसआर के टूटने के बाद जो है वो ये 5 कंट्रीज़ बनी। इधर वाली साइड पे अगर हम वेस्ट में बात करें तो यहाँ पे कैस्पियन सी आता है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक अराल सी आता है जो भी जो है वो जिसका एरिया जो है वो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज वो कम हो रहा है, जो भी न्यूज़ में था। ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर जो है वो उज्बेकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है पेपर में। और अफ़गानिस्तान भारत के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और जो भारत के साथ जहाँ पर वो बॉर्डर शेयर करता है दैट इज़ योर डुरांड लाइन, डुरांड कमीशन उसको कहते हैं। और ये 1893-94 में बना था और 106 किलोमीटर का यहाँ पर जो है वो बॉर्डर है। इस तरह से ये पूरा यहाँ पर जो है वो बनता है अगर हम बात करें यहाँ पे। और ये गिलगिट जो है वो गिलगिट वाला रीजन से ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो भारत के साथ भी शेयर करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी फेलोशिप लिटरेसी ऑनर। ये जो अभी रिसेंटली मिला है, ये मिला है रस्किन बॉन्ड को। और साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 1954 में कंस्टिट्यूट किए गए थे। देन उसके बाद है एशियान, ये वो एशियन 10 कंट्रीज़ है। एशियान और इंडिया ने जो है वो ट्रेड पैक्ट, जो उनके बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जो यहाँ पर है, उसकी जो 4th ज्वाइंट मीटिंग है वो यहाँ पर हुई है। और ये मीटिंग कहाँ पर हुई? मलेशिया में। तो ये मीटिंग के बारे में पूछ सकता है कि एशियान और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट था उसकी जो मीटिंग है वो कहाँ पर हो रखी है। देन उसके बाद इंटरनेशनल नर्सिस डे की बात करें तो 12th में इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है वो जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो कहाँ पर हुई है। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो एक्सरसाइज शक्ति है, ये भी पूछ सकता है कि शक्ति जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में हो रखी है। तो शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में है और ये कहाँ पर हुई है? मेघालय में। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th में, इसकी जो थीम है वो है फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप लिग्नेटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। देन उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो ये कॉन्फ्रेंस हुई है पहली। हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने इसको लीड किया है, जिसमें मेन टारगेट है प्रोपेल SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमने 2015 में जो है वो अडॉप्ट किए थे और 2030 तक जो है वो हमें अचीव करना है। आपको बताना है कि टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर फोस्टर इंक्लूसिविटी। तो ये जो इंपॉर्टेंट टारगेट है और इसको लीड कौन किया है? इंडिया ने इसको लीड किया है। देन उसके बाद है सुंदरबन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से न्यूज़ में है, यानी कि एयर पोल्यूशन से जो है वो सुंदरबन को जो है वो थ्रेट हो रहा है, ऐसा जो है वो न्यूज़ में भी था। देन इसके बाद जो है वो सुंदरबन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है,
फॉर्म्ड बाय द गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ये 3 नदियाँ जो मिलकर बनाती है। 40% ये भारत में है, रेस्ट जो है वो बांग्लादेश में है। और ये मैंग्रोव इकोसिस्टम से कंप्राइज करते हैं, जो कि क्या है, एक तरह से इकोटोन है। किसके बीच में? लैंड के बीच में और सी के बीच में। तो इकोटोन क्या होता है? एक ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पर मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ पर लैंड की प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखने को मिलेगी और सी की प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो हैबिटेट है वो सलाइन हैबिटेट है। और मेन स्पीशीज़ अगर हम बात करें सुंदरबन का ये जो रीजन है, जो डेल्टा रीजन है, यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले एस्चुराइन क्रोकोडाइल, गैंगेटिक डॉल्फिन और ओलाइव रिडली टर्टल, ये 3 जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है जो यहाँ पर मिलती है। और ग्रेट बंगाल टाइगर भी यहाँ पर होता है। देन उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। 1987 में जो है वो यहाँ पर जो है वो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो टैग मिला था। और हमारे भारत में जो है वो अभी प्रेजेंट में जो है वो 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। रामसर साइट भी है ये। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी प्रेजेंट में कितनी रामसर साइट्स जो है वो भारत में है। ये चेंज होता रहता है क्योंकि अभी इंक्रीज़ भी हुई थी कुछ साइट्स। तो यहाँ पर 1971 की अगर हम बात करें, 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जहाँ पर जो है वो ये अडॉप्ट किया गया था, रामसर कन्वेंशन फॉर वेटलैंड्स। और इसके लिए जो है वो वेटलैंड डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वेटलैंड डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद चैलेंजेस की बात करें कि जो ये सुंदरबन से इनको प्रेजेंट चैलेंजेस अभी है क्या। तो राइजिंग सी लेवल, एक तो सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने के बहुत सारे कारण हैं। मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें जो रेनफॉल है, रेनफॉल पैटर्न वो शिफ्ट हुए हैं उसमें, तो कहीं कहीं पे मैसिव इंटेंस रेनफॉल हो रही है। दूसरा लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ हैबिटेट भी एक कारण बना हुआ है, अभी चैलेंज बना हुआ है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एरिया। एग्रीकल्चर एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, ये जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, मैंग्रोव्स जो है वो उनका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज कारण है, एक एयर पोल्यूशन यहाँ पर कारण है, और साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो है वो मैंग्रोव्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि मैंग्रोव्स जो है वो फ्रंट लाइन डिफेंस का काम करते हैं। मतलब जब साइक्लोन्स आते हैं तो अगर कोस्टल एरियाज़ पे मैंग्रोव्स है तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन साथ में ये चैलेंज भी जो है वो मैंग्रोव्स के लिए है। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में जहाँ पर मैंग्रोव्स है तो उसमें जो है वो आपका भारत की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे देखो, रन ऑफ कच्छ से लेकर सुंदरबन यहाँ पर तक जो है वो पूरे रीजन में जो है वो आपको यहाँ पर मैंग्रोव्स मिलेंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट आते हैं, एक तो भितरकनिका और महानदी, चिलिका लेक, यहाँ वाले जो है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर कोरियंगा और कृष्णा और ईस्ट गोदावरी वाले, ये भी क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो सारे के सारे मैंग्रोव्स रीजन में जाती है, तो ये सारे मैंग्रोव्स बनाती है। तो ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप मैप बेस्ड भी स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। देन उसके बाद मेजर्स की सरकार को क्या मेजर्स लेने चाहिए, तो सबसे पहला है कि प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड साथ में हमें वेस्ट जो है वो वाटर ट्रांसफर जो है वो ट्रीटमेंट पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि एक तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, साथ में मतलब कि आएगी हमें केमिकल्स को अवॉइड करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो वेस्ट जो है वो विया जो सीज में एंटर हो रहा है हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको जो है वो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि जो है वो केमिकल्स जो है समुद्र तक या समुद्र तक ना पहुँचे, ये जो है वो। उसके बाद कोलैबोरेशन करना चाहिए रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों लेवल पर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोलैबोरेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। रीजनल क्यों? क्योंकि जब तक हम जन भागीदारी नहीं करेंगे, हम लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है वो बेस्ट सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे। सेकंड इंटरनेशनल क्यों? इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि सुंदरबन डेल्टा जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रेपुटेशन के साथ है। एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, दूसरा उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया, 2 कंट्रीज़ के बीच में है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और हमें फोकस करना चाहिए साथ में इनोवेटिव सोल्यूशंस की तरफ, जिसमें जो है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को रखना चाहिए। कैसे कि हमें इको टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए, हमें रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो वहाँ की रीजनल जो इकॉनमी है, जो रीजनल जो विलेजेस की अगर हम बात करें, या रीजनल जो लाइवलीहुड सोर्सेज है, उनको जो है वो बूस्टअप किया जा सके, और उसकी वजह से जो है वो मैंग्रोव्स पर इफेक्ट ना पड़े। क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया। 2012 में यूपीएससी में पूछा गया है। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन, इनमें से कौन सा जो है वो डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो 1973 में जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था टाइगर, जिसके अंडर जो है वो अराउंड 55, अभी 55 है प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व भारत में है। और इसमें जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। भितरकनिका जो है वो मैंग्रोव रिजर्व है, ये जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं बनाया अभी। देन उसके बाद नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द इंडियन बायोडाइवर्सिटी, सिलियन फ्रॉगमोथ, ठीक है, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्लेचिंड मिनिवेट एंड वाइट थ्रॉटेड रेड स्टार्ट, ये 2020 में पूछा गया है। और ये जो है वो किससे लिंकअप करते हैं, बर्ड्स, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बर्ड्स, बर्ड से ये लिंकअप करते हैं, और बहुत टफ ये क्वेश्चन था। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड
ट्रॉपिकल डिजीज़, नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के ऊपर जो रिपोर्ट है ये कौन लॉन्च करता है? WHO ने रिलीज़ किया है ये 2024 के लिए। और यहाँ पर जो है वो WHO ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है इनका जो शेयर है वो भी थोड़ा कम होने लगा है। जो ये डिजीज़ है ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, ठीक है, ऑफ कंडीशंस, मतलब जिसमें जो है कॉज्ड बाय द वेराइटी ऑफ पैथोजेंस, बहुत सारी जो पैथोजेंस है उनकी वजह से डिजीज़ होती है। और मोस्ट प्रेवलेंट ये कहाँ पर है? ट्रॉपिकल एरियाज़ में, इसलिए इनका जो नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ भी नाम जो है वो ट्रॉपिकल पर ही रखा गया है। अक्टूबर, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर चलते हैं क्योंकि कंसेप्ट के साथ फैक्ट भी ज़रूरी है। तो अक्टूबर 2023 में अगर हम बात करें, जो आपकी बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट कंट्री बना था, फर्स्ट कंट्री टू बी वैलिडेटेड बाय द WHO, जिसमें क्या है कि फॉर एलिमिनेटिंग विसरल लेहमनेसिस, ये जो डिजीज़ है इसको एलिमिनेट करने वाला बांग्लादेश पहली कंट्री बना है वर्ल्ड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब एलिमिनेशन प्लान में अगर हम भारत की बात करें तो एलिफेंटिसिस जो है वो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस का जो हमारा टारगेट है वो है 2027। हमें 2027 तक लिम्फेटिक फ्लेरेसिस को जो है वो यहाँ से ख़त्म करना है, ऐसा टारगेट भारत ने रखा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है, वो आता है लंदन डिक्लेरेशन 2012 का लंदन डिक्लेरेशन 2012 का, जो लिंकअप करता है NTD के साथ, यानी कि नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के साथ। इंपॉर्टेंट डिजीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वायरसेस में रेबीज़, डेंगू, चिकनगुनिया, प्रोटोजोअन डिजीज़ होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ होता है जिसमें लेप्रोसी आती है, और साथ में यहाँ पर जो है वो यॉज आती है, बहुत सारी लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, ये हेलीमेंथ डिजीज़ है, ठीक है। और ये ये डायरेक्ट आपको यहाँ से जो वो डिजीज़ मिल जाएगी, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 मई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, एम्पलीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। ये रिपोर्ट जो है वो किसने दी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें 1971 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। और किसने इसको बनाया था? फाउंडर कौन है इसके? वो है कॉलर्स सचवाब। ये इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी। 2015 में जो है वो इसको इंटरनेशनल फोरम का जो है वो डिक्लेरेशन मिला था, रिकॉग्नाइज्ड किया था। रिपोर्ट्स जो लॉन्च करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो याद रखना, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये रिपोर्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये रिलीज़ करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देन उसके बाद है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये रिपोर्ट जो वो लॉन्च की किसने? IMF ने। और यहाँ पर जो है वो IMF बना था 1944 में, ये जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ बना था, इसलिए वर्ल्ड बैंक का भाई है, अंडर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और ये रिपोर्ट लॉन्च करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये दो रिपोर्ट्स है जो आपका IMF रिलीज़ करता है, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हम साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provision of lending by which one of the following organization। कि लैंडिंग जो प्रोविज़न है किसके हैं आपके? इसमें तो आपके ऑप्शंस है एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। गोल्ड ट्रेंड्स अगर हम बात करें या रिजर्व गोल्ड, ये किससे लिंकअप करते हैं? लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, लोन one of the operations of the central bank, credit system granted by the WTO to its members, a credit system granted by IMF and its members। तो इसमें जो करेक्ट IMF to its members, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन इसको प्रिपेयर करता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ से भी देखो इन्हीं स्टेटमेंट्स, अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स में चले और ऊपर हम रिपोर्ट्स को चेक करें तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से एग्जाम में पूछा गया। देन उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? United Nations Conference on Trade and Development is a permanent intergovernmental body of the United Nations. तो this is correct. Then उसके बाद next है, it was established in 1995 along with WTO and its headquarters in Geneva, Switzerland। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पर ये कहा गया है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995। तो पहली बात, ये 1995 में नहीं बनी है, ये बनी है 1964 में। सेकंड यहाँ पर रहता है विद WTO, क्योंकि 1995 में जो है वो WTO जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बनाए, यानी कि जो पहले गार्ड था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको रिप्लेस करके जो है वो यहाँ पर WTO बना था। तो ये 1995 में WTO बना है, लेकिन जो ये आपका UNCTAD है ये बना है आपका 1964 में, उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, और इट इज़ वन ऑफ द परमानेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद फोकस जो ये फोकस करता है, फोकस इनका फिर मेन जो एरिया पर फोकस रहता है वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइज के ऊपर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं हम, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर जो है वो बहुत न्यूज़ में है और ये जो है वो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर आप जो रेल कनेक्टिविटी और सी कनेक्टिविटी दोनों पर फोकस है, रेल और सी दोनों पर यहाँ पर जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो हमारी है। इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी, ये जो है वो इसके मेंबर मतलब सिग्नेटरीज मेंबर है। देन इसके बाद इंडिया में अगर हम बात करें कि कहाँ से कनेक्टिविटी हो रही है, तो इंडिया में जो है मुंद्रा पोर्ट, कंडला पोर्ट गुजरात में है, मुंद्रा भी आपका जो है गुजरात में है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है आपका मुंबई में है। ये पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ से जो है वो पोर्ट्स भी जो है वो भारत के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। देन उसका मिडल ईस्ट में भी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और साथ में इजराइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाफिया पोर्ट है, और यूरोप के भी कुछ पोर्ट्स है जहाँ पर हमें जो है वो कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है गोल्ड रिजर्व्स इन इंडिया। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारत एज़ पर नेशनल मिनरल इन्वेंटरी, ठीक है, यहाँ पर जो है वो टोटल जो रिजर्व्स है रिसोर्सेज ऑफ गोल्ड इन इंडिया वो कितने एस्टिमेटेड हो गए हैं अभी 508.83 मिलियन टन्स एज ऑफ 2015 के अकॉर्डिंग, जिसमें लार्जेस्ट जो गोल्ड लोकेटेड की अगर हम बात करें, गोल्ड और कहाँ पर है अभी बिहार में है, देन उसके बाद फॉलोड बाय राजस्थान, फिर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड। इसमें जो है वो कर्नाटका में जो है वो कमांड अराउंड 80% ऑफ द नेशंस टोटल गोल्ड आउटपुट। कोलार गोल्ड फील्ड्स की अगर हम बात करें, ये कोलार डिस्ट्रिक्ट में है और ये वर्ल्ड की डीपेस्ट गोल्ड माइंस में से एक है, तो ये भी जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस पर ध्यान दें। देन उसके बाद है इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया एज अ गोल्ड इम्पोर्टर, इंडिया एज अ गोल्ड इम्पोर्टर इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, ठीक है। इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है, इंक्रीज जो इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट की अगर हम बात करें इंक्रीज़ हुआ है बाय 30% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 2023-24 के लिए, और अभी ये कहाँ कितना पहुँच गया है USD 45.54 बिलियन। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि हाउ एवर देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड इंपोर्ट में जो वो डिक्लाइन हुआ था और कहाँ ऑब्जर्व किया था मार्च 2024 में, मार्च 2024 में जो है वो डिक्लाइन जो है वो यहाँ पर जो है वो देखा गया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की अगर हम बात करें तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2015 एज अ पार्ट ऑफ गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव वाज टू डिक्रीज द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड है उसको कम करना यहाँ पर था, एंड एनकरेज द पोर्शन ऑफ डोमेस्टिक सेविंग के पोर्शन को इंक्रीज करना, टिपिकली यूज्ड फॉर बाइंग गोल्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द फाइनेंशियल सेविंग इंस्टेड। नेक्स्ट उसके बाद है वरुणा एक्सरसाइज वरुणा। अभी हमने जो है वो शक्ति एक्सरसाइज देखी थी जो इंडिया और आपका फ्रांस और इंडिया के बीच में थी, और ये कहाँ पर हुई है, मेघालय में। तो अभी यहाँ पर हम वरुणा एक्सरसाइज साथ में इसको कवर कर देते हैं, और ये एक्सरसाइज इसके बीच में इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज इनिशिएट हुई थी 1993 में। उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, और वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है क्योंकि अभी जो है वो टाइगर रिजर्व्स की वेजिटेशन से जो है वो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, साथ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि ये जो रीजन है वो एक तरह से रेन शेडो रीजन में जो है वो आ रहा है। तो ये टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। उसके बाद है एक्सरसाइज सर्कस की अगर हम बात करें तो ये कंडक्टेड बाय इंडिया एंड USA टू एड्रेस द अर्बन, जो ये हमारे पास जो अर्बन टेररिज्म का जो चैलेंज हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए जो है वो ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और USA ने की है, जिसमें जो है वो 7th एडिशन ये जो है वो उसका वो कहाँ पर हुआ, कोलकाता में। उसके बाद है इल्गाज एस, ये जो है वो मैन पोर्टेबल इग्लास एस, तो ये जो है वो आपकी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और वो किसका है, रशिया का। आपको बताना है कि भारत ने भी अभी ये डेवलप्ड किया है, उसका सिस्टम का नाम क्या है। देन उसके बाद नेक्स्ट है बुलावा मिसाइल, ये भी रशिया की है और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भगवानपुरी भगवानपुरी नेशनल पार्क, ये मिज़ोरम में है और ये बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, तो ये भी जो है वो अभी न्यूज़ में था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कोंडंगिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। न्यूज़ में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क है वो उनको सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर करेंगे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क जो न्यूज़ में रहते हैं अगर हम उतने भी कवर कर लेते हैं तो वो सफिशेंट है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा अरेबियन लायनेक्स, ये कार्निवोर स्पीशीज़ है। उसका जो स्प्रेड है वो पुर्तगाल और स्पेन में है। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो एंडेंजर्ड IUCN स्टेटस पूछा जाता है, और IUCN जो है वो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनी थी 1948 में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो ये 1948 में बनी थी और ओल्डेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल है
नेक्स्ट है उसके बाद नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे। तो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे जो वो सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं 3rd फ्राइडे ऑफ द मई मंथ, और थीम जो है वो इस बार की वो है सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज़। इंटरनेशनल म्यूजियम डे की अगर हम बात करें तो 18 मई को, इंटरनेशनल लाइट डे की अगर हम बात करें तो 16 मई को सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पर जो है वो यूनेस्को इसको सेलिब्रेट करता है टू रिवेज अवेयरनेस और सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइट। देन उसके बाद है फ़ोनपे ने जो है वो यूपीआई पेमेंट जो है वो लॉन्च किया श्रीलंका में, और यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट ये पूछी जाती है यहाँ से इसकी डिफाइन यूपीआई, तो ये इंपॉर्टेंट है। सुनील छत्री जी ने जो है वो भी रिसेंटली क्या किया, अनाउंस किया है कि वो जो है वो इंटरनेशनल फुटबॉल से जो है वो संन्यास लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका इसमें है सिक्किम स्टेटहुड डे, 16 मई को सेलिब्रेट करते हैं ये, और सिक्किम जो है वो 16 मई 1975 में जो है वो 22nd स्टेट जो है भारत की बना था। नासा और जास्का जो है वो जापानीज स्पेस एजेंसी है, और नासा जो है वो यूएसए की है। यहाँ पर इन्होंने कोलैबोरेशन की है फॉर एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन सैटेलाइट। इसके लिए जो वो इन्होंने जॉइंट इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है, जॉइंटली कोलैबोरेट किया है। नासा जो बना था वो बना था 1958 में, और 1958 में डीआरडीओ भी बना है यहाँ पर, और इसरो जो बना है वो बना है 1969 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो और डीआरडीओ के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है। देन उसके बाद है नासा ने प्लान किया है टू बिल्ड फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम ऑन द मून। मतलब यहाँ पर नासा प्लान कर रही है कि वो फर्स्ट रेलवे लूनर यानी कि मून के ऊपर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है वो जब भी हम लूनर की बात करते हैं तो वो मून से लिंकअप होता है, जब हम सोलर की बात करते हैं तो वो सन से लिंकअप होता है। तो यहाँ पर लूनर रेलवे सिस्टम की बात की जा रही है, दैट मीन्स मून। और कौन सी स्पेस एजेंसी जो है वो यहाँ पर इसका प्लान कर रही है, दैट इज़ नासा। उसके बाद है वर्ल्ड फुटबॉल डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो 25 मई को करते हैं, और बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में ये डिक्लेयर किया है, तो इसलिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन उसके बाद है छाबाहर पोर्ट जो है वो ईरान में है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। और अभी यहाँ पर जो है वो 10 साल का जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि भारत जो है वो 10 साल के लिए जो है वो इस पोर्ट को जो है वो यूज़ कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल्स मतलब जो है वो फॉलो किया जा रहा है। और जो ये छाबाहर पोर्ट है सेंट्रल एशिया और यूरोप के लिए कनेक्टिविटी का भारत के पास जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ से जो है वो ऑप्शन है, रूट है। यहाँ से जो है वो भारत जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो वेस्ट एज वेल एज सेंट्रल एशिया के साथ प्रमोट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 100% आने के चांसेस बन जाते हैं। वो है सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी। यहाँ पर जो है वो हिस्ट्री क्रिएट हुई है, और पहली बार इतिहास में जो है वो जापान जो है वो इसको जीता है। जापान ने जो है वो पाकिस्तान को डिफीट किया है, और पहली बार ये ट्रॉफ़ी जो है वो जीती है, और ये ट्रॉफ़ी हॉकी से लिंक करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद है इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे, इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 12 मई को। नेक्स्ट न्यूज़ है कामी रीता शेरपा जो है नेपाल से बिलोंग करते हैं। ये माउंटेनियर है, और ये 29 टाइम जो है वो माउंट एवरेस्ट पर जो है वो पहुंच चुकी है। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है माउंट एवरेस्ट पर जो है वो क्लाइम करने का, 29th टाइम जो है वो ये माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करें। इसके बाद है BRO, लास्ट वीडियो में हमने इसको कवर किया था क्योंकि BRO जो है वो न्यूज़ में रह रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूज़ में रह रही है ये, और ये इसका जो है 65th रेजिंग डे जो है वो अभी सेलिब्रेट किया था इन्होंने, 7 मई को ये जो है वो बनी थी। BRO जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन और रोड की जो है वो मेंटेनेंस का काम कर रही है, कहाँ पर, बॉर्डर रीजन्स में एज वेल एज हिली रीजन्स। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ हमारे करंट अफेयर 11 मई से लेकर जो है वो 20 मई तक। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको जल्दी मिल जाएगी, जब हमारे नेक्स्ट 10 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो वहाँ पर हम कवर कर देंगे इसको। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।